सोचिए जरा, मतलब इमेजिन कीजिए कि आपको अचानक पता चले कि आपके घर की बुनियाद अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है, उसमें दीमक लग गई है, और आप उस दीमक का इलाज करने की बजाय आप एक इंजीनियर को नहीं बुलाते बल्कि एक पेंटर को बुला लेते हैं जो बस दीवारों के दरारों पर थोड़ा नया रंग पोत देता है। हाँ, और आप चैन की नींद सो जाते हैं कि भाई चलो, घर तो अब एकदम सुरक्षित है। सुनने में ये बेहद बेवकूफी भरा लग सकता है ना, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कॉर्पोरेट जगत और हमारा पूरा समाज बड़े बड़े स्कैंडल्स पर ठीक इसी तरह का रिएक्शन देता है। एकदम सही बात है। और आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां एक स्पष्टता होती है। मतलब किसी की हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर उंगली रखकर बता देता है कि भाई दिक्कत यहाँ है। वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम समाज, हमारी मानसिकता और ये जो हमारा तथाकथित कॉर्पोरेट कल्चर है, इसकी बीमारियों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे लैंडस्केप में खड़े होते हैं जो बहुत धुंधला है, जहां बीमारी कुछ और होती है और लक्षण कुछ और दिखाई देते हैं। और आज हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं, वो इसी धुंधलेपन पर एक बहुत तेज और तीखी रोशनी डालता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम आचार्य प्रशांत के 2026 के एक बेहद प्रासंगिक और चर्चा में रहे विश्लेषण को डिकोड करेंगे। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में टीसीएस नासिक का वो हालिया मामला है जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया था। सही कहा। जो स्रोत हमारे सामने है उसके मुताबिक आरोप यह है कि लगभग 8 महिलाओं ने 4 साल तक, मतलब पूरे 4 साल तक लगातार शोषण झेला। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक महिला एचआर मैनेजर ने ही कथित तौर पर इन शिकायतों को इतने सालों तक दबाए रखा। ये कोई आम कॉर्पोरेट न्यूज नहीं है। और देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह लोग ऐसे हैरान होने का दिखावा करते जैसे दुनिया में ये पहली बार हुआ हो। अरे हाँ, खूब हंगामा मचता है, नई पॉलिसी बनाने की मांग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण में सबसे पहला प्रहार समाज की इसी प्रतिक्रिया पर किया गया है। स्रोत कहता है कि ये हैरानी पूरी तरह से नकली है। वास्तविकता तो ये है कि ये दुनिया भर में हमारे घरों के बंद दरवाजों के पीछे और उन चमकदार कॉर्पोरेट दफ्तरों में लगातार हर दिन चल रहा है। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ इस स्कैंडल की खबर देना या न्यूज हेडलाइंस को दोहराना नहीं है। हम स्रोत में उठाए गए उन कड़वे सवालों की परतों को उधेड़ना चाहते हैं कि आखिर हमारी व्यवस्था में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। और इस पूरे मामले को समझने के लिए आज की हमारी अध्ययन सामग्री इसे 3 मुख्य पिलर्स या स्तंभों में बांटकर देखती है। पहला है यौन शोषण। और इसी सिर्फ एक शारीरिक अपराध की तरह नहीं देखा गया है ना? बिल्कुल नहीं। इसे अपने तात्कालिक सुख के लिए किसी दूसरे इंसान के शरीर पर कब्जा करने, उसे अपनी संपत्ति या जागीर समझ लेने की गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस, मतलब कंपनियों के भीतर की ढांचागत विफलता। हाँ, कागजों पर अगर आप देखें तो पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे कितने सख्त नियम मौजूद हैं। हर बड़ी कंपनी में शिकायत के लिए डेडिकेटेड ईमेल आईडी है, कमिटियां बैठी हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा ब्लंडर सालों तक चलता रहा। और सबसे विचारणीय बिंदु यह है कि वे महिलाएं 4 साल तक उसी नौकरी में बनी रहीं। वो रोज उस घुटन को सहती रहीं, लेकिन सिस्टम से बाहर नहीं निकली। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। और इसका तीसरा पहलू भी है जो स्रोत के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत छाया रहा। हाँ, और हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम पूरी तरह से तटस्थ होकर सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों का विश्लेषण कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में ये भी आरोप शामिल है कि आरोपी अधिकारी एक विशेष धर्म के थे और उन्होंने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। और इस बिंदु पर स्रोत का जो नजरिया है वो बहुत ही विश्लेषणात्मक है। वो इसे किसी धार्मिक आस्था, अध्यात्म या ईश्वर की खोज के चश्मे से नहीं देखता। तो फिर वो इसे किस तरह से डिफाइन करता है? वो इसे एक कबीलाई मानसिकता या कह लें कि एक गैंग की तरह काम करने की प्रवृत्ति के रूप में देखता है, जहां मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी तादाद बढ़ाना है। कमजोर को डराकर या किसी भी तरह का लालच देकर उसे अपने गुट में शामिल करना, ताकि सत्ता और दबदबा कायम रहे। मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई जानवर अपने इलाके को बड़ा करने के लिए दूसरे पर हमला करता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। हम हमेशा अलग अलग घटनाओं पर चौंकते हैं ना। हम यौन शोषण को एक अलग बॉक्स में रखते हैं, कॉर्पोरेट की नाकामी को एक अलग मुद्दा मानते हैं और धार्मिक कट्टरता को बिल्कुल अलग खांचे में डाल देते हैं।
लेकिन इस विश्लेषण की सबसे बड़ी ताकत मुझे ये लगी कि ये इन तीनों को अलग अलग बीमारियां नहीं मानता। ये तीनों उसी सड़ी हुई बुनियाद के अलग अलग लक्षण हैं। हम उस मूल कारण पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस वाले बिंदु को आंकड़ों की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम डेटा नहीं समझेंगे, जमीनी हकीकत समझ नहीं आएगी। और भारत के वर्कफोर्स का डेटा एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम FLPR कहते हैं, वो सिर्फ 32% के आसपास है। मतलब 100 में से केवल 32 महिलाएं ही औपचारिक तौर पर काम कर रही हैं, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो वो 52% के करीब है। हम वैश्विक औसत से बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इतने कम प्रतिशत के बावजूद हमारी आबादी इतनी विशाल है कि भारत में लगभग 3 करोड़ महिलाएं काम करती हैं। और स्रोत ने लिंक्डइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे का हवाला दिया यहाँ पर। उस सर्वे के मुताबिक काम करने वाली इन महिलाओं में से लगभग 70% का ये कहना है कि उन्हें वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हॉस्टिलिटी यानी यौन शत्रुता या एक बेहद असुरक्षित और असुविधाजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। 70%, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस डेटा को अगर हम एक और आंकड़े के साथ रखकर देखें तो असली विरोधाभास, जो असली कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सामने आता है। वो क्या? प्राइवेट लिस्टेड कंपनियों के सेक्टर में पॉश के तहत साल भर में 3000 से भी कम शिकायतें दर्ज होती हैं। अगर हम पूरे पब्लिक सेक्टर और असंगठित क्षेत्र का भी एक मोटा मोटा अनुमान लगा लें तो भी ये आंकड़ा 10 से 20 हजार के पार नहीं जाएगा। अब यहाँ मेरा एक सीधा सवाल है, अगर 3 करोड़ महिलाओं में से 70% ये सब झेल रही हैं, तो शिकायतें सिर्फ 3000 क्यों हैं? ये तो 1% का भी बहुत ही छोटा हिस्सा है। हाँ। क्या ये इस बात का सीधा सबूत नहीं है कि पॉश जैसी प्रक्रिया जिस पर ये पूरा कॉर्पोरेट जगत इतना गर्व करता है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषक यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई HR ने ध्यान नहीं दिया या कमेटियों ने ठीक से काम नहीं किया। वो इसे एक प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक समस्या मान लेते हैं। लेकिन इस चर्चा के केंद्र में जो विचार है वो इसे प्रोसीजरल नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समस्या मानता है। नियम या कमेटियां होने से आखिर क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई शिकायत दर्ज कराने ही न जाए? मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे हमने एक पूरी तरह से सूखी लकड़ी और कागज से बने घर में दुनिया का सबसे बेहतरीन फायर अलार्म लगा दिया है। अलार्म शायद बज भी जाए, लेकिन घर का डिजाइन ही ऐसा है कि उसे जलना ही है। बिल्कुल। तो आखिर वो कागज का घर क्या है जो महिलाओं को शिकायत करने से रोकता है? वो कागज का घर है हमारी सामाजिक कंडीशनिंग। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठा दी जाती है, योर मनी इज योर आइडेंटिटी। मतलब पैसा और आपका करियर ही आपकी एकमात्र पहचान है। हाँ, कि अगर नौकरी गई तो पहचान गई। एकदम। और आज के समय में ये जो EMI भरने का, समाज में रुतबा बनाए रखने का और एक खास जीवन शैली का जो दबाव है, वो इतना ज्यादा है कि लोग अपना करियर बचाने के लिए बड़े से बड़ा समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। जब सफलता की पूरी परिभाषा ही पैसे पे आकर टिक जाए तो इंसान सुविधाओं के बदले अपना शोषण सहने के लिए मजबूर हो जाता है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। चलिए मान लिया कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपनी मजबूरी या करियर के डर से चुप है, लेकिन अगर हम वापस उन 3 पहलुओं पर जाएं, यौन शोषण, कॉर्पोरेट घोटाले और धार्मिक आक्रमणकता, स्रोत कहता है कि इन सब के केंद्र में अहंकार बैठा है, अज्ञानता बैठी है। लेकिन ये जो लोग शोषण कर रहे हैं, ये कोई सड़क छाप लोग तो नहीं है ना? ये मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे खासे पदों पर बैठे हैं, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ये लाखों करोड़ों का बजट संभालते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। तो क्या अज्ञानता या सेल्फ अवेयरनेस की कमी का ठप्पा लगाकर हम उनके इस भयानक अपराध को एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना नहीं दे रहे हैं? अज्ञानता और जानबूझकर किए गए एक शातिर अपराध के बीच हम फर्क कैसे करेंगे फिर? ये बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, जब ये विश्लेषण अज्ञानता शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब किताबी या तकनीकी अज्ञानता से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। एक व्यक्ति को कोडिंग बहुत अच्छी आ सकती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी आ सकती है, वो कंपनी का मुनाफा भी कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो भीतर से भी विकसित है। यहाँ अज्ञानता का अर्थ है खुद को न जानना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस की कमी। हाँ, जब इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वो असल में कौन है, तो उसके भीतर एक गहरी बेचैनी और खालीपन रहता है, और इस खालीपन को भरने के लिए उसका अहंकार सबसे पहले भौतिक चीजों
और दूसरों के शरीरों का इस्तेमाल करता है। मतलब अपनी उस अंदरूनी बेचैनी या इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करके किसी कमजोर को दबाना या उसके शरीर पर कब्जा कर लेना। सटीक रूप से यही मैकेनिज्म काम करता है। उन्हें लगता है कि किसी को कंट्रोल करके वे ताकतवर महसूस करेंगे, और यही अहंकार जब धर्म के साथ जुड़ता है तो वो और भी अंधा और खतरनाक हो जाता है। उसे नहीं पता कि धर्म का असल आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसलिए वो मजहब को ही अपनी पहचान का आधार मान लेता है। अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, अपने गुट को मजबूत करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। तो हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, ये जो स्कूल, कॉलेज या तकनीकी डिग्रियां हैं, वो इसमें कुछ मदद नहीं करती। वे आपको मशीनें चलाना तो सिखा देती हैं, एक्सेल शीट बनाना सिखा देती हैं, लेकिन इस अंदरूनी अहंकार को मिटाना नहीं सिखाती। तो अगर ये डिग्रियां काम नहीं आ रही, तो आखिर वो कौन सी शिक्षा है जो एक 25 या 30 साल के मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजर को इस तरह के काम करने से रोक सकती है? इस सेल्फ अवेयरनेस का कोई व्यावहारिक उपयोग क्या है? यहाँ एजुकेशन ऑफ द सेल्फ यानी स्वयं की शिक्षा, या कह ले वेदांत के दर्शन की बात आती है। और ये कोई पुराना ग्रंथ पढ़ने की बात नहीं हो रही है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। कैसे? जब कोई व्यक्ति खुद को जान लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी अहमियत उसके पद, उसके बैंक बैलेंस या किसी पर हावी होने से तय नहीं होती। जब तक इंसान को ये इनर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप बाहर से कितनी भी कमेटियां बना लें, कितने भी सख्त नियम लागू कर दें, हर कंपनी में नए नए तरीकों से ऐसे घोटाले होते ही रहेंगे। क्योंकि इस सिस्टम चलाने वाले इंसान के अंदर का जो जानवर है वो भूखा है। बिल्कुल। और ये जानवर सिर्फ कंपनियों के बड़े दफ्तरों में ही नहीं पल रहा है, ये हमारे और आपके घरों के ड्राइंग रूम में पल रहा है। इस चर्चा में समाज के दोहरेपन यानी हमारी जो हिपोक्रेसी है, उस पर जो चोट की गई है वो वाकई परेशान करने वाली है। बहुत ज्यादा। हम सब तब बहुत शोर मचाते हैं जब कोई बड़ी घटना टीवी पर आती है, हम मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसी शोषण के छोटे रूपों को बहुत आराम से नॉर्मल मानकर चलते हैं। इस स्रोत ने बहुत ही कड़े और चुभने वाले उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जहां अगर किसी बच्ची का शोषण हो जाए तो पूरा घर आसमान सिर पर उठा लेता है। स्वाभाविक है। लेकिन उसी घर का कोई बुजुर्ग या परिवार का कोई ताऊ जब दिन भर टीवी पर अश्लील आइटम नंबर देख रहा होता है, तब कोई एक शब्द नहीं बोलता। तब वो एक बहुत ही सामान्य बात होती है सबके लिए। हम भूल जाते हैं कि वो भी उसी मानसिकता को खुराक दे रहा है जो बाद में एक बड़े अपराध में बदलती है। मुझे मैट्रिमोनियल एड्स वाला उदाहरण भी बहुत सटीक लगा। हाँ, वो तो हमारे समाज की सच्चाई है। बिल्कुल। रविवार के अखबारों में जो शादी के विज्ञापन आते हैं, जरा उन्हें ध्यान से देखें। वहां एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, वहां सीधा सीधा एक सौदा हो रहा है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो। एकदम। लड़के की सैलरी स्लिप और कमाई और लड़के के रंग रूप, उसकी लंबाई का व्यापार होता है। और जिस समाज की नींव ही इस तरह की सौदेबाजी पर टिकी हो, वहां अगर किसी दफ्तर में पद के बदले शरीर का सौदा होता है तो हमें इतना ताज्जुब क्यों होता है भाई? ये सौदेबाजी हर जगह फैली हुई है। आप ज्वेलरी के विज्ञापनों का ही उदाहरण ले लीजिए। सिर्फ सोने के गहने बेचने के लिए महिलाओं को बेवजह सेक्सुअलाइज किया जाता है। शादियों में जो फुहड़ता और दिखावा आजकल आम हो गया है, उसे हम सेलिब्रेशन या परंपरा के आवरण में बड़ी चालाकी से छिपा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस स्रोत का स्पष्ट दावा है कि इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था में सिर्फ पुरुष ही दोषी नहीं है। मतलब महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदार है? स्रोत के अनुसार हाँ, महिलाएं भी इस दिखावे, इस भौतिक लालच और सौदेबाजी का बहुत सक्रिय हिस्सा बन चुकी हैं। इस संदर्भ में स्रोत में एक किस्सा साझा किया गया है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का शायद सबसे डरावना हिस्सा है। एक माँ का उदाहरण दिया गया है जो खुद ये स्वीकार करती है कि वो अपनी ही 2 साल की बच्ची को उसके पिता की गोद में देने से डरती है। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसका पति मानसिक रूप से कैसा इंसान है और उसकी नीयत कैसी है। इस किस्से का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। जब उस माँ से पूछा जाता है कि उसे अपने पति की इस सच्चाई के बारे में कब पता चला, तो वो कहती है कि उसे तो बहुत पहले से, शायद शादी के तुरंत बाद ही पता चल गया था। यही बात दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देती है। अगर उसे पहले से पता था कि वो इंसान अंदर से कैसा है, तो उसने उसी के साथ रिश्ता क्यों बनाए रखा? उसी इंसान के साथ बच्चा पैदा करने का विकल्प क्यों चुना आखिर? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन था। बिल्कुल। ये किस्सा चीख चीख कर ये दिखाता है कि हम सुरक्षा, सामाजिक दर्जे और आर्थिक सुविधाओं के लिए किस हद तक समझौता कर लेते हैं।
हम अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा को भी दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि समस्या सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक खराब कंपनी में नहीं है, समस्या हमारे वातावरण में है, हमारे माइंडसेट में है। हाँ, जब हवा में ही चारों तरफ जहर घुला होगा तो वो हर किसी के फेफड़ों में जाएगा ना। हम सब उसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, उसी मुनाफे और लालच के सिस्टम का हिस्सा है। और फिर जब कोई बहुत बुरी तरह बीमार पड़ता है तो हम बस हैरान होने का नाटक करते हैं। तो आखिर एक आम इंसान करे क्या, खासकर वो युवा जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं? इतनी गहरी और निराशाजनक सच्चाई जानने के बाद रास्ता क्या बचता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया में 1-2 हफ्ते तक इस मामले पर खूब शोर मचेगा, टीवी डिबेट्स होंगी, कंपनियां कुछ नई ट्रेनिंग शुरू कर देंगी, कुछ नए पॉश नियम बन जाएंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कहते हैं द बैंडेज इज द बॉन्डेज, मतलब जो पट्टी हम घाव पे बांध रहे हैं वही बंधन है। बिल्कुल, जो मरहम या पट्टी हम घाव पर लगा रहे हैं वही असल में हमारा सबसे बड़ा बंधन है। ये जो दिखावटी मीडिया आउटरीच है या कॉर्पोरेट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, ये बस एक पट्टी की तरह है, क्योंकि वो पट्टी असली घाव को दुनिया से और खुद हमसे छुपा देती है, ताकि हमें उस घाव की असली जड़ का, उस अंदरूनी सड़न का सामना ही न करना पड़े। एकदम सही। और जब तक आप जड़ पर वार नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। इस शोषण का एकमात्र व्यवहारिक समाधान यही है कि उस सौदे को ही सिरे से नामंजूर कर दिया जाए, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाए। हाँ, अगर आपकी आजादी, आपके आत्मसम्मान की कीमत पर आपको कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल रही है, कोई तगड़ा प्रमोशन मिल रहा है, तो आपके भीतर उस नौकरी को उसी पल ठुकरा देने की ताकत होनी चाहिए। यहाँ स्रोत एक बहुत ही सीधी और आक्रामक बात भी कहता है। ये जो शोषण करने वाले लोग होते हैं ना, जो केबिन में बैठकर धमकियां देते हैं, ये कोई बहुत ताकतवर, अजेय या बहुत बहादुर लोग नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। ये अंदर से बेहद डरपोक और साधारण कर्मचारी ही होते हैं। स्रोत कहता है कि अगर कोई आप पर चढ़ने की कोशिश करे या आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाए तो बिना किसी डर के उसका मुंह तुरंत तोड़ देना चाहिए, रूपक के तौर पर भी और जरूरत पड़े तो असलियत में भी। लेकिन देखिए, ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रकार की निडरता चाहिए होती है, और ये निडरता कोई जिम जाने से या शारीरिक ताकत से नहीं आती। तो फिर कहां से आती है? यहाँ गांधी जी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। गांधी जी के पास ना तो कोई बहुत बड़ी शारीरिक ताकत थी, न ही उनके पास हथियार थे, तो उनकी ताकत का स्रोत क्या था? उनका सत्य। सच को लेके उनके एक अटूट जिद। जो उन्हें भीतर से सही लगता था उस पर वो अड़ जाते थे। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा या उन्हें कितनी चोट लगेगी। निष्काम कर्म के सिद्धांत से जुड़ जाती है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप अपने सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उसके अंजाम की परवाह करना भी एक तरह का पाप है। बिल्कुल। अरे मेरी EMI कैसे भरी जाएगी, मेरा करियर का क्या होगा, ये डर ही तो इंसान को कमजोर बनाता है ना। यही आत्मज्ञान या इनर एजुकेशन इंसान को अंदर से वो आजादी देता है कि वो किसी के सामने झुके नहीं। ये हमारी पूरी आधुनिक जीवन शैली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लगातार बाहरी समाधान ढूंढते रहते हैं। हम सरकार से, कंपनियों से सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि आत्मावलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद के विचारों और डरों को ऑब्जर्व करना, इसके और आत्मज्ञान के बिना इस दलदल से निकलने की कोई दूसरी दवाई या कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सही बात है। जब तक हम पैसे को अपनी एकमात्र पहचान मानना नहीं छोड़ेंगे, सुविधाओं का वो जो लालच है उसे नहीं छोड़ेंगे, दुनिया का कोई भी पॉश नियम या कोई भी HR पॉलिसी हमें बचा नहीं सकती। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि TCS नासिक का मामला सिर्फ चंद खराब नीयत वाले लोगों या एक कमजोर HR पॉलिसी का नतीजा भर नहीं है। ये हमारे पूरे समाज का, हमारी प्राथमिकताओं का एक आईना है। बिल्कुल, एक आईना है। ये दिखाता है कि हमने कैसे पैसे, रुतबे और झूठी सुरक्षा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और खुद को जानने की उस सबसे जरूरी शिक्षा को पूरी तरह भुला दिया है। जब तक हम भीतर की इस सड़न को साफ नहीं करेंगे, बाहर की ये इमारतें इसी तरह भर भरा कर गिरती रहेंगे। एकदम सही कहा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। हम हमेशा एक सुरक्षित सिस्टम की मांग करते हैं जो हमें शिकार होने से बचाए, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी सफलता की पूरी परिभाषा ही इसी सौदेबाजी, इसी मुनाफे और करियर की अंधी दौड़ पर टिकी है, तो क्या हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से अनजाने में उसी सिस्टम को और मजबूत नहीं कर रहे हैं जो आखिरकार एक दिन हमारा ही शोषण करता है?
क्या असली आजादी बाहर के नियमों को बदलने में है या भीतर के उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने में है जो हमें हर मोड़ पर समझौता करने पर मजबूर कर देता है?